बस के बाहर खड़े होकर वेट कर रहा था कि जब वो हौले हौले बस की तरफ अपने कदम बढ़ाएगी तो वो उसे मन भर निहार लेगा। पर अफसोस फिलहाल उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी। ओहो, तो आप यहाँ बैठी हुई हैं, सबसे छुपकर या फिर सिर्फ मुझसे छुपकर? कोई नहीं, पर ये शाम तो आपको मेरे साथ और मेरे हिसाब से ही बितानी है। आखिर इतना हक तो आपके भाई ने मुझे उस रोज दे ही दिया था, है ना? अमित की नजरें सोनम के चेहरे से पल भर को भी हट नहीं रही थी और सोनम अपनी नजरें पल भर को भी इधर से उधर नहीं कर पा रही थी। उसका दिल कितनी तेजी से धड़क रहा था वो ही जानती थी, और क्यों धड़क रहा था आज वो ये भी जानती थी। दिस इज चीटिंग धर्मपत्नी जी। मैं वहाँ इतनी देर से आपकी एक झलक पाने के लिए नीचे खड़ा रहा और आप पीछे के रास्ते से आकर यहाँ बैठ गई और मुझे बताया तक नहीं। अमित एक बार फिर से अपने मन की बात सोनम से कह रहा था। हम अकेले नहीं थे ना, अंजलि के साथ थे और हमें अजीब लग रहा था। सोनम की पलकें इधर उधर हिल तो रही थी पर ऊपर नहीं उठ रही थी। चलिए कोई बात नहीं, बट गेट रेडी टू बी माइन। अमित ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी थी। सोनम ने इस बार उसकी तरफ हैरानी से देख ही लिया। ऐसे मत देखिए मुझे, मैंने कुछ गलत कहा है क्या? सोनम ने एक बार फिर से शर्मा कर अपनी पलकें झुका ली थी। सुमित की आंख में चोली उन दोनों को ही दिली सुकून दिला रहा था, पर काव्या का दिल जला जा रहा था उन दोनों को इस तरह से आपस में इशारों में बात करते हुए देखकर। खुद को बहुत होशियार समझते हो ना तुम दोनों, पर मेरे सामने तुम दोनों की कोई भी होशियारी नहीं चलेगी। बस कुछ ही देर में पार्टी शुरू हो जाएगी और उसके बाद तुम दोनों का बैड टाइम शुरू हो जाएगा। काव्या के चेहरे के बिगड़ते हुए भाव पास ही बैठी रश्मि के माथे पर बल डालने के लिए काफी थे। वो मन ही मन सब कुछ सही होने की प्रार्थना कर रही थी कि तभी उसके मोबाइल पर मैसेज बीप बजी और उसने उस मैसेज को रीड करके तुरंत ही अपनी लोकेशन उसी नंबर पर सेंड कर दी। अमित ने सौरभ के कान में धीरे से कुछ कहा और सौरभ हैरानी से उसे देखने लगा। अभी अब ऐसे क्या देख रहा है तू? अमित ने सौरभ को सर के पीछे से हाथ मारते हुए कहा। तू सच में कह रहा है मुझसे कि आई मीन यू रियली वांट टू डू दिस टू? सौरभ को अभी यकीन नहीं हो पा रहा था शायद। ना छोरे, यो महा ठेका है कह रिया से, यो तो हमारा भूत से जो थारे कान में खिटपिट कर रिया से। अमित सौरभ को घूर रहा था। ओके समझ गया मैं, अब तू मुझे घूरना बंद कर, डर वाली फीलिंग आने लगती है यार। सौरभ ने आचकचाते हुए कहा और फिर जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। सौरभ की हालत के मन ही मन मजे लेते हुए अमित भी अपनी सीट पर बैठ गया था और कभी कभी इधर से उधर से सोनम को एक झलक देख ही लेता था। सोनम ने अभी खुद को स्टूल से ढक कर रखा था और खिड़की के किनारे पर बैठने की वजह से उसके लंबे बाल इधर उधर लहराते हुए उसके चेहरे पर उड़ रहे थे और वो आहिस्ता से उन्हें अपने चेहरे के एक ओर ले रही थी। थोड़ी देर में ही वो टूरिस्ट बस मोबोर के सी बीच पर आ गई थी। वो बीच जो पूरी दुनिया में अपनी लेट नाइट पार्टीज के लिए वर्ल्ड फेमस था। वो जगह दूर से ही डीजे के शोर और डिस्कोथेक की रंग बिरंगी लाइट्स में सराबोर दिख रही थी। बस से एक एक करके सभी लोग निकलने लगे और सच में वो सभी गोवा के सी बीच पर पार्टी करने के लिए इतने उतावले हो रहे थे कि उनमें भी जल्दी जल्दी बस से नीचे उतरने की होड़ लग गई थी और एक तरह से बस के अंदर हड़बड़ मच गई थी। इसी हड़बड़ाहट का फायदा उठाकर अमित पीछे के गेट से सोनम को अपने साथ लेकर वहां से जल्दी निकल गया। थोड़ी देर में जब सब नीचे उतर गए और अब शांति पसर गई थी तो काव्या जो इस हड़बड़ में एक किनारे खड़ी हो गई थी ने चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ानी शुरू कर दी, पर उसे ना ही अमित दिखाई दिया और ना ही सोनम। शिट, ये दोनों कहाँ चले गए? ये इडियट्स खुद को AFMCNs कहते हैं। एक को भी डिसिप्लिन और मैनर्स नाम की चीज नहीं है। बस से उतरने में इतनी हड़बड़ी दिखा रहे थे कि पूछो मत। काव्या अपनी जगह पर खड़ी खड़ी झल्ला रही थी कि उसकी नाक के नीचे से सुमित अचानक से पता नहीं कब और कहाँ गायब हो गए, वो जान ही नहीं पाई। अब क्यों गुस्सा कर रही हो कब्बू? यहाँ से चलते हैं और जाकर उन लोगों को ज्वाइन कर लेते हैं। क्या पता तुम जिन्हें ढूंढ रहे हो वो वही हो, रश्मि ने काव्या को समझाते हुए कहा। काव्या ने एक टेढ़ी नजर रश्मि के ऊपर डाली और वहां से पैर पटकते हुए उस ओर चली गई जहाँ बाकी के सब जूनियर्स और सीनियर्स गए थे पार्टी करने के लिए। ये आप हमें कहाँ लेकर आए सर? सोनम अंधेरे में ही कुछ अंदाजा लगा रही थी पर स्पष्ट उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। आप खुद ही देख लीजिए। अमित हौले से सोनम के हाथ को पकड़कर अपने साथ अंदर की ओर ले गया। उसने एक किनारे लगे हुए स्विच बोर्ड में लगे हुए स्विच को ऑन कर दिया और पूरी जगह जगमगा उठी। वो एक बीच कॉटेज था जिसे अमित ने दोपहर में ही ऑनलाइन बुक करके डेकोरेट करवा लिया था। पूरे कॉटेज में रेड हार्ट शेप्ड बलून्स बिखरे हुए थे और हर दीवार पर खिड़कियों पर रंग बिरंगी लाइट्स झिलमिला रही थी। सोनम ये सब देखकर जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गई थी। जिस दिन को आज से पहले वो हमेशा कोसती थी, आज उसी दिन को मिस्टर एरोगेंट ने उसके लिए इतना स्पेशल बना दिया था। ये सब सोनम कहते हुए रुक गई थी। ये सब आपके लिए ही है मेरी प्रिंसेस। आपको पसंद आया? बहुत ज्यादा। सोनम के चेहरे की स्निग्ध मुस्कान बता रही थी कि आज वो कितनी खुश थी। फिर आइए। अमित ने सोनम को हाथ से पकड़कर वहीं हॉल में सेंट्रल टेबल पर रेड रोज की पंखुड़ियों के बीच रखे हुए एक छोटे से केक के सामने खड़ा कर दिया और उसके हाथ में केक नाइफ देकर उससे केक काटने को कहा। सोनम ने अमित के हाथ को अपने हाथ में थामा और साथ में केक काटा। उसने एक बाइट अमित की ओर बढ़ाई तो अमित ने उसे उसी के मुंह में खिला दिया और उसकी उंगलियों में लगी क्रीम को अपने होठों से लगा लिया। सोनम की पलकें शर्मा कर नीचे झुक गई। हैप्पी बर्थडे धर्मपत्नी जी, अमित ने उसे पीछे से ही हक करते हुए कहा। पर अभी हमारी शादी कहाँ हुई है? सोनम ने उसकी तरफ पलट कर देखा। किसी नाम में बनकर ही रिश्ते निभाए जाते हैं क्या? ये तो दिल की बात है, जो दिल ने मान ली सो मान ली। अब क्या फर्क पड़ता है कि दुनिया की नज़र में हमारे रिश्ते को कोई नाम मिला हो या ना मिला हो। वैसे अब तो यहाँ पर कोई है भी नहीं, तो फिर क्या मैं अपनी वुड बी मिसेस रघुवंशी को जी भर कर देख सकता हूँ? ठीक वैसे ही जैसे कि मैं देखना चाहता हूँ अपनी नजरों से। अमित ने सोनम की तरफ देखा। सोनम की तो जैसे सांसें रुक गई थी कि अब वो क्या कहे, क्या जवाब दे अमित की बात का। आपको मैं यहाँ इसलिए लेकर आया था कि आज आपके और मेरे दरमियान और कोई ना हो, ना ही काम की मजबूरी हो, ना हो यार दोस्तों का जमघट, सिर्फ मैं और आप। आपको इस तरह यूँ देखने का पहला हक मेरा ही है ना? अमित धीरे धीरे अपने कदम सोनम की तरफ बढ़ा रहा था और सोनम के कदम पीछे की ओर चलने लगे थे। पर एक जगह पर आकर सोनम के पैर खुद ब खुद थम गए थे। पीछे की तरफ सोफा पड़ा हुआ था और सोनम अब सोफे को फलांग कर तो जा नहीं सकती थी। दोनों एक दूसरे के आमने सामने एकदम से इतने करीब खड़े हुए थे कि इस कॉटेज में उन दोनों की धड़कनें जो कि बुलेट की रफ्तार से दौड़ रही थी एक दूसरे को बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैं आए? अमित ने सोनम की आंखों में झांका। सोनम ने पलकें धीरे से झपका दी। अमित ने उसके कंधों पर पड़े हुए स्टूल को आहिस्ता से हटा दिया और एक तरफ सोफे पर डाल दिया। सोनम की पलकें बंद हो गई थी और वो अमित से नजरें चुराए खड़ी थी।
वो एक रेड रोज कलर का पतली स्ट्रैप वाला स्लीवलेस फुल लेंथ गाउन था जो सोनम के गोरे और गुलाबी रंगत वाले सांचे में ढले हुए बदन को और भी खूबसूरत बना रहा था। बालों को आज उसने सच में ही खुला छोड़ दिया था और बड़ी बड़ी आंखों में काजल की एक पतली सी लाइन उसकी आंखों के रास्ते अमित पर गहरा काला जादू कर रही थी। अमित तो जैसे सोनम में ही कहीं खो गया था। उसे होश तो तब आया जब सोनम ने उसकी आंखों पर अपनी उंगलियां रख दी। ये गलत बात है सोनम, आप मुझसे मेरा यह हक छीन नहीं सकती हैं। कितना वेट किया है इस पल के लिए, और अब जब वो पल आया है तो आप मुझसे मेरा वो हसीन लम्हा छीन लेना चाह रही हैं। अमित ने उसकी उंगलियों को अपनी आंखों से हटाते हुए कहा, देखना कुछ देर का होता है, उससे ज्यादा का देखना घूरना होता है, समझे? सोनम ने हंसते हुए कहा। पर अगर मेरा मन ही ना भरे तो? अमित ने सोनम को अपने करीब खींच लिया था और उसकी आंखों में लगातार देखे जा रहा था। सोनम एक बार फिर से शर्मा कर खुद में ही सिमट गई थी। अमित उसके बालों को संभालते हुए कह रहा था कि वैसे आज आपने मन बना लिया है क्या कि आप अपनी उन खूबसूरत जुल्फों में किसी भंवरे को उलझने का मौका देंगी? आपने अपनी सहेली को क्यों नहीं बताया कि आपने खुद को आज तक इस अड़ियल, सड़ू और एरोगेंट के लिए सहेज कर रखा था? सोनम हैरान होकर अमित की तरफ देखते हुए बोली कि पर ये बातें तो हमने आपसे कभी कही नहीं, तो फिर आपको? आप शायद भूल गई हैं कि मैं आपके दिल में बसा हूँ और आपके दिल में जो भी चलता है ना, वो भले आप होठों से ना कहें पर आपकी आंखें सब बता देती हैं मुझे। अमित ने उसे अपने और करीब करते हुए कहा। सोनम ने अपने सर को धीरे से उसके सीने पर रख लिया और आंखें बंद कर ली। अमित ने उसे बहुत आराम से पर मजबूती से अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। आपको पता है ना कि जब भी आप यहाँ, उसने अपने सीने की तरफ इशारा किया, अपने सिर को टिका देती है ना, तो फिर बस यही लगता है कि जैसे मेरी सारी दुनिया इतने में ही आकर सिमट गई है। आपके चेहरे का सुकून मेरे दिल का चैन कब बन गया मुझे पता ही नहीं चला। दिल की बात, आपको कभी रुलाना नहीं चाहता था अपने एटीट्यूड, अपनी अकड़ से, अपनी एरोगेंस के हाथों मजबूर था। सो जाने अनजाने आपको वो सब कह देता था जो मैं कभी भी कहना नहीं चाहता था, और आपकी आंखों में आंसू आ जाते थे। और आई स्वेयर सोनम, आपको रुलाने के बाद खुद भी कभी एक पल के लिए चैन से नहीं रह पाता था मैं। अमित आज कितने आराम से सोनम के सामने अपने दिल को खोल कर रख रहा था। आपको पता है कि जब भी हम पूनम माँ की वजह से दुखी हो जाते थे तो भाई हमें यही कहकर बहलाते थे कि एक दिन हमारी जिंदगी में कोई ऐसा आएगा जो हम इन सारी मुसीबतों से बाहर निकाल कर ले जाएगा, हमारा भाई से भी ज्यादा ध्यान रखेगा। और सोनम अपना सर उठाकर अमित की तरफ देखते हुए चुप हो गई थी। और क्या, अमित उसकी आंखों में खोया हुआ था अब भी, और हमें भाई से भी ज्यादा समझेगा और प्यार करेगा। लेकिन हम भाई से इस बात पर झगड़ पड़ते थे कि हमें उनसे ज्यादा समझने वाला, केयर करने वाला और प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर ऐसा कुछ हमारी किस्मत में होता तो शायद हम अपनी माँ के साथ होते, उनके प्यार से महरूम नहीं होते। तब भाई हमें समझाते और कहते कि देखना, एक दिन तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसा आएगा जो तुम्हें इतना खुश रखेगा कि तुम अपने भाई को ही भूल जाओगी, और वो दिन बहुत जल्दी आएगा। और आपको पता है कि उसके अगले ही दिन सगाई में हम आपसे टकराए थे और आपने हमारी मदद भी की थी, अनजाने में ही सही। अमित ने हौले से उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में कैद कर लिया था और बहुत प्यार से उसे निहार रहा था। उस दिन से लेकर आज तक हम भी नहीं जान पाए कि कब और किन पलों में आप हमारे दिल में धड़कन की जगह धड़कने लगे। हम नहीं जान पाए कि कब आपके दिए हुए आंसू भी हमें अपने लगने लगे और हम आंसुओं में भी मुस्कुरा उठे थे। जब सगाई से पहले आपको एक झलक देखा था तो नहीं जान पाए थे कि क्यों दिल के किसी कोने में एक बात आ रही थी कि आप इस सगाई के लिए हाँ कर दें और हम आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएं। आपकी सगाई की अंगूठी को किसी को भी ना दिखाने के फैसले पर भी हमें इतना गुस्सा नहीं आया था, क्योंकि दिल में एक तसल्ली थी कि हम आपसे जुड़ चुके हैं और अब आप हमारे हैं, ज़बरदस्ती ही सही। इस बात पर अमित के होठों पर मुस्कुराहट तैर गई थी जबकि उसकी आंखें नम थी। पर अब हम जान गए हैं कि हमारे बेचैन से दिल के चैन है आप, हमारी ज़िंदगी की हर कॉम्प्लिकेशन का ईजी सा सोल्यूशन है आप, हमारी दिन भर की थकान का आराम है आप। सोनम ने अपने दोनों हाथों से अमित की हथेलियों को थामा हुआ था। पर क्यों आपको ऐसा लगने लगा है? अब मैं तो अब भी आपको सताने का, परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता हूँ। अमित ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा। आप हमारे सामने रहते हैं तो हमें बहुत सुकून मिलता है, और आपके दूर जाते ही हमें बेचैनी होने लगती है। आप सामने रहें और बात ना करें तो कुछ अधूरा सा लगता है, और आप हमारे करीब आकर हमसे बात करते हैं तो पेट में ढेर सारी तितलियाँ एक साथ उड़ने लगती हैं। हमें नहीं पता कि ये सब अजीब अजीब सा जो कुछ भी हमें फील होता है वो एक्जैक्टली है क्या, पर अगर यही प्यार है तो फिर हाँ, हमें आपसे प्यार है, हमें आपसे बहुत सारा, ढेर सारा प्यार है सब। सोनम अब भी उसकी हथेलियों को अपने हाथों में पकड़े हुई थी। अमित सोनम के इस मासूम से लव कन्फेशन पर मुस्कुरा उठा था और उसने हौले से उसकी नाक को चूमते हुए कहा था, आई लव यू टू सोनम, एंड आई रियली डू। सोनम एक बार फिर से अमित के सीने से जा लगी थी। अच्छा सुनिए, अभी एक सरप्राइज और है आपके लिए। कुछ देर तक एक दूसरे को रूह तक फील करने के बाद अमित ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया। अब भी? सोनम जैसे उसकी आंखों में देखकर यही कहना चाह रही थी। आपसे कल रात ही कहा था ना मैंने कि ये तो बस एक शुरुआत है। आपकी जिंदगी में अभी तो ढेर सारी खुशियां आने को बेकरार है, इतनी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। अमित ने प्यार से उसके माथे को चूमते हुए कहा। उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल करते हुए उसे लाउड स्पीकर मोड पर डाल दिया। फोन की स्क्रीन पर आ रही फोटो को देखते ही सोनम समझ गई थी कि अमित ने कहाँ फोन मिला दिया था, और अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ साथ थोड़ी नर्वसनेस भी छा गई थी। डोंट वरी, मैं हूं ना आपके साथ। अमित ने उसके हाथ को धीरे से अपने हाथों के बीच लेकर थपथपाते हुए उसे भरोसा दिलाया था। दूसरी तरफ बीच पर पार्टी में कहाँ चले गए ये दोनों के दोनों? पूरा का पूरा पार्टी वाला एरिया देख लिया पर दोनों तो ऐसे गायब हो गए जैसे यहाँ कभी आए नहीं थे। काव्या गुस्से से थरथराते हुए इधर उधर देखते हुए बोली जा रही थी। अरे रहने देना कव्वू, क्यों खामखा अपना खून जला रही है उन दोनों के पीछे? रश्मि ने काव्या को समझाते हुए कहा। और उन दोनों की वजह से मेरा जो खून जला है उसका क्या? ना रश्मि ना, आज तो मैं इन दोनों को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूँ। कब से मौका तलाश रही थी अपनी हर उस बेइज्जती का बदला लेने का जो कभी मिस्टर रघुवंशी ने तो कभी मिस वशिष्ठ ने मेरी की थी, वो भी सबके सामने। बाद में कैसे जाने दूँ? हाँ, नो नेवर।
काव्या चौधरी ने आज तक जो चाहा है वो पाया है, फिर चाहे वो मेरी चाहत हो या फिर जिद। काव्या ने अपने हाथ में पकड़े हुए पैकेट को एक तिरछी नजर से देखते हुए कहा कि लगता है इस पैकेट से काम नहीं चलेगा, पूरे पूरे शो की जरूरत है यहाँ पर। काव्या ने एक जहरीली हंसी हंसते हुए कहा और अपने फोन से एक नंबर डाल किया। दूसरी तरफ से फोन रिसीव होते ही 10 मिनट के अंदर मोबो और बीच पर पहुंच जाओ, मेक इट फास्ट, काव्या ने तेज आवाज में कहा। क्या मालूम आपका काम तो हो गया, तो फिर आप मुझे बीच की पार्टी में क्यों बुलाना चाहती हैं? आपने तो कहा था कि काम होने के बाद हम एक दूसरे को पहचानेंगे भी नहीं। अभी काम नहीं हुआ है और तुम ना फालतू में अपना दिमाग मत चलाओ, समझे? जितना कहा उतना करो। काव्या उस इंसान पर भड़कते हुए बोली। ठीक है मैडम, आता हूँ मैं, पर इसका अलग से चार्ज लगेगा। वो आदमी ढिठाई से बोला। ठीक है पैसे तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएंगे, पर फिलहाल तुम यहाँ के लिए निकलो जल्दी। काव्या ने गुस्से में कहा और फोन काट दिया। हे भगवान, अब ये काव्या फिर से उसे क्यों बुला रही है? रश्मि चिंता में पड़ गई थी। मुझे काव्या के साथ ही रहना होगा जब तक कि वो लोग नहीं आ जाते। रश्मि ने मनी मन सोचा और काव्या के पीछे पीछे चल दी। उधर बीच कॉटेज पर। हेलो माँ, कैसे हैं आप? अमित ने फोन रिसीव करते हुए पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता। मैंने तुझे आज सुबह ही कहा था ना, और तुझे आप फुर्सत मिल रही है फोन करने की? ये कविता जी थी जो डुग्गू की देर से फोन करने पर उस पर झूठ मूठ गुस्सा हो रही थी, क्योंकि मन में तो वो बहुत खुश हो रही थी और ये बात करने के तरीके से साफ साफ पता चल रहा था। माँ, आपको बोला था ना कि मैं फुर्सत मिलते ही आपको फोन करूंगा। लीजिए, अब मैं बिल्कुल चुप हूँ, आप सब लोग बात कर लीजिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर में हमें यहाँ से निकलना भी है। अमित ने इतना कहा और सोनम को इशारा कर दिया बात करने का। हेलो हेलो माँ, सोनम हिचकते हुए बोली। आज से पहले जब भी उसने पूनम को माँ कहना चाहा था तो पूनम की झिड़की ही मिली थी उसे कि मैं सिर्फ मयंक की माँ हूँ, मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो तुम। और वो बेचारी खामोश होकर रह जाती थी। जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ सोनम बेटा, कविता जी ने इतने प्यार से कहा कि इस तरफ बैठी हुई सोनम की आंखों में नमी उतर आई थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कभी उसे भी कोई इतने प्यार से विश करेगा, खासतौर पर जब विश करने वाली माँ हो। थैंक यू माँ, सोनम ने अपनी लरसती हुई आवाज़ को संभालते हुए कहा। पर माँ तो माँ होती है ना, क्या फ़र्क पड़ता है वो आपकी हो या हमारी, बस एहसास सच्चे होने चाहिए, क्यों, है ना? सोनम, तुम ठीक तो हो ना बेटा? कविता जी ने आशंका जताते हुए कहा। हम ठीक है माँ, बस बहुत दिनों के बाद आपसे बात हुई ना, तो बस हमारा मन कर रहा है कि हम उड़कर आपके पास आ जाए और आपकी गोद में सर रखकर छुप जाए। बहुत जल्दी ही तुम मेरे पास होगी बेटी, यूँ अपने मन को दुखी मत करो, ठीक है? कविता जी ने उसे इस तरह से समझाया जैसे वो उसके सामने ही बैठी हुई थी और उसके सर पर प्यार से हाथ फेर रही थी। और जय धारे को यो छोरा परेशान करे तय फिर था हमारे को बता, वानू तुम हाँ ऐसे धर लूंगी। आपको बताने की जरूरत है क्या कि यो कौन बोल रहे उससे? अमित ने अपने सर पर हाथ रखकर कहा कि ओ नो, बैंड बज गई। दादी और अखिलेश जी ने भी सोनम को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उसे खूब खुश रहने और अपना ख्याल रखने को कहा। बर्थडे विश। वैसे यो जल मुर्गा कठे से बड़ी शांति लाग रही से मन ने, जरूर यो छोरे के मन में कुछ चाल रहा होगा। दादी का टेप रिकॉर्डर फिलहाल बंद होने वाला नहीं था। हाँ दादी, मैं यही हूँ। शायद आप भूल गए हैं कि आप मेरे ही फोन से सोनम से बात कर रही हैं। अमित ने मजबूरी वाली हंसी हंसते हुए कहा। अरे हमारे को मालूम से कि यो थारा ही फोन से, माँ तो थारी आवाज सुनने वास्ते यो बोली से। हमारे को घनी चौखी तरीके से मालूम है कि थाया से तो हमारे से बोलेगा कोणी, तो फिर थारी चोंच खुलवाने वास्ते हमारे पास यो ही एक तरीका से। दादी ने अपनी दुनाली से कैप्टन डॉक्टर अमित रघुवंशी को धराशायी कर दिया था। ओके मेरी जेम्स बॉन्ड दादी, मैं सरेंडर करता हूँ आपके आगे, अमित ने धीरे से मुंह दबाते हुए कहा। दादी की हंसने के साथ और लोगों की भी हंसने की आवाज़ आने लगी थी डुग्गू की ये बात सुनकर। भाई मुझे भी करनी है ना बात सोनम से। ये पीयू थी जो अब से अपनी बारी का इंतजार कर रही थी और सबके सब सोनम से बात करने में इतने बिजी थे कि किसी ने प्रिया की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। बेटा भाभी बोलो, कविता जी ने प्यार से झड़कते हुए कहा। ये तो मैं सोनम से बात करके बताऊंगी कि मैं उन्हें सोनम कहूंगी या फिर भाभी। पीयू ने फोन का स्पीकर अपनी तरफ किया और जोर से बोली, हैप्पी बर्थडे सोनम भाभी। थैंक यू पीयू। सोनम ने भी उतनी आत्मीयता से उसके अभिवादन का जवाब दिया। भाभी स्पीकर ऑफ कीजिए ना प्लीज, प्रिया ने शरारत से पर रिक्वेस्ट करते हुए कहा। सोनम ने अमित की तरफ देखा तो अमित ने मुस्कुराते हुए फोन का स्पीकर ऑफ कर दिया। आप बताइए, आप ऐसा क्या कहना चाहती थी जो आपने हमें स्पीकर ऑफ करने को कहा? सोनम ने पूछा। आप भाई के साथ हैं ये तो मुझे पता है, पर ये बताइए कि क्या भाई ने आपसे वो सब कहा है जो वो आपसे कहना चाहते थे, और फिर आपने क्या जवाब दिया? प्लीज 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 बताइए ना, मुझे बहुत इंतजार था आप दोनों के स्वीट मोमेंट के लिए। प्रिया फोन पर ही उतावली हुई जा रही थी। उधर सोनम के चेहरे का रंग शर्म के मारे लाल हो गया था। वो कैसे और क्या बता दे पीयू को, और वो भी इन सड़कों के सामने, जो अगर जरा सा भी जान गए ना कि प्रिया और उसके बीच क्या बातचीत हो रही है तो एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे परेशान करने का। अच्छा ठीक है, पूरी बात मत बताइए, मैं समझ सकती हूँ कि शायद भाई आपके आसपास ही होंगे, पर शॉर्ट में हाँ या ना तो कहकर बता दीजिए प्लीज। पीयू ने सोनम की उलझन को कुछ हद तक कम करते हुए कहा। हाँ, सोनम ने धीरे से कहा और फिर खामोश हो गई। यस यस यस, आई न्यू इट कि ऐसा ही कुछ होगा। ओ भाभी, आई एम सो 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 हैप्पी फॉर द बोथ ऑफ यू। प्रिया का बस चलता तो शायद फोन के रास्ते ही वो सोनम को अपनी गोद में उठाकर डांस करने लग जाती। भाभी अब तो मुझे सब कुछ जाना है और वो भी फुल डिटेल में। प्रिया का उतावलापन जारी था। अभी? सोनम ने हैरानी से पूछा। काश कि ऐसा हो पाता मेरी जादू की गुड़िया, लेकिन अभी मुझे इंतजार करना पड़ेगा आपके यहाँ आने का। आप मथुरा जाने से पहले यहाँ मुझसे मिलने आएंगी ना? प्रिया ने मिन्नत करते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, अब आप हमें इतने प्यार से बुलाएंगी तो हमें आना तो पड़ेगा ही ना, सोनम ने प्यार से कहा। ओह लव यू भाभी, आप ना वर्ल्ड की बेस्ट भाभी हो। प्रिया ने फोन पर ही सोनम को किस करते हुए कहा। अच्छा ठीक है, अब आप भाई को देखिए, नहीं तो फिर वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनके साथ बात करने की जगह आप मुझसे बात जो कर रही है ना, प्रिया ने शरारत से कहा और गुड बाय बोलकर फोन रख दिया।